नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। कल कानपुर में एक मुठभेड़ होती है एसटीएफ के अनुसार, और उस मुठभेड़ में विकास दुबे, जिसकी तलाश पिछले एक सप्ताह से थी, वो मारा जाता है। देर शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और जिसमें कहा जाता है उसको 3 बुलेट लगी। अब 2 वर्ग हो गया है समाज में। एक वर्ग कह रहा है कि ये पूरी तरह से प्रायोजित मर्डर टाइप का है, जिस तरह से स्क्रिप्ट बताई जा रही है वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से लग रही है। दूसरा वर्ग कह रहा है नहीं, जो किया था विकास दुबे ने उनका यही अंजाम होना चाहिए था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अटल दुबे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि ये पूरा जो केस है इसकी जांच होनी चाहिए और एक तरह से सुनवाई हो सीबीआई के अंडर में, ताकि चीजें स्पष्ट तरीके से पता चल पाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अटल जी। धन्यवाद। मेरा जो सवाल ये है कि आप लोग को शक क्यों हो रहा है? क्या आपको यूपी एसटीएफ पे विश्वास नहीं है, या जो वो बातें कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है, कि मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया इससे सहानुभूति? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चर्चा के लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंह साहब, इसमें मुझे विश्वास वाला जैसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था। उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है। एक राज्य मंत्री की बहुत पहले हत्या कर दी थी, लेकिन वो कब से बचता रहा, तो ऐसे व्यक्ति का इससे भी बुरा अंजाम होना लाजमी था और मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान में कानून का राज है, संविधान का राज है। सारी चीज़ें कानून के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती हैं। अगर विकास दुबे को सजा देनी थी तो कानून अपने हिसाब से सजा देती थी। और जो भी आप उसका एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये एनकाउंटर तो हो ही नहीं सकता, ये पूरी की पूरी साजिश है। और इस मामले में अब हमने इसके लिए तो मांग रखी हुई है कि इस मामले की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। मेरा ही मामला है। मेरा इसमें पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करना ये सब नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि पुलिस ने जो कार्य किया है वो रॉन्ग वे में जाके किया है, मेरा वो कंसर्न है। पुलिस के ऊपर मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं, पुलिस ने गलत किया सही किया। मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि पुलिस ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है, मेरा ऐसा मानना है। आपने जो पॉइंट, जो लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या क्या बातें रखी हैं अपनी तरफ से, कि कौन से ऐसे कारण जिसके कारण आपको शक हो रहा है कि नहीं ये एक तरह से एनकाउंटर नहीं है, या यूपीएसटीएफ जो कह रही है वो एक मनगढ़ंत कहानी बता रही है, और आपका क्या तर्क है पूरा इस मसले पे? अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। विकास दुबे 8 पुलिस वालों को मारने के बाद फरार हो जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले को एटीएस को ट्रांसफर कर देती है और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी टीम्स बनती है और वो पूरे के पूरे जितने भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं कि ये लोग इन्वॉल्व है, उनके नाम पब्लिश किए जाते हैं, लोग ढूंढना शुरू करते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि विकास दुबे के पकड़े जाने के पहले कम से कम 2 या 3 लोग उसके जो साथी थे वो पकड़े जाते हैं और मार दिए जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, अब विकास दुबे को भी ये संदेह हो जाता है, मेरा ऐसा सोचना है कि अगर पुलिस मुझे पकड़ेगी तो मेरा बचना असंभव है। और आपने देखा भी होगा कि मीडिया में ये बातें आ गई थी कि विकास दुबे शायद नोएडा में जो फिल्म सिटी है जहाँ पे मीडिया के हाउसेस हैं, बहुत सारे मीडिया के स्टूडियोज हैं, वहाँ पे जाके सरेंडर करेगा। पुलिस वालों ने वहाँ पे भी अपनी पूरी की पूरी नाकाबंदी एंड ऑल लगा दी थी। फिर इसके बाद विकास दुबे क्या करता है, ये संदेह के बेसिस पे वो खुद महाकाल के मंदिर जाता है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप देखेंगे। खुद वो जाता है महाकाल के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद में वहाँ पे सिक्योरिटी वाले वो लोग को संदेह होता है या खुद बताता है, जैसा लोगों का बोलना है, खुद बताता है कि मैं विकास दुबे हूँ। सिक्योरिटी वालों के साथ चलते हुए बाहर आराम से आता है और इससे ये साबित होता है कि विकास दुबे अपने को बचाने के लिए महाकाल के या उज्जैन में वहाँ पे सरेंडर करता है। और सरेंडर करने के बाद वहाँ की जो महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी स्टाफ रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाले उसको, आपने देखा होगा किस हिसाब से पकड़ के लेके जाते हैं, एकदम आराम से फ्रीली चलता है उनके साथ में और वहाँ पे चिल्लाता है। चिल्लाने का कारण ये सब बात साबित होता है कि वो सबको बताना चाहता है, क्योंकि मीडिया भी वहाँ पे पहुँच गई थी कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, क्योंकि वो लोगों को बता सके कि भाई मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है,
नहीं तो पता लगा बिना बताए अगर पुलिस पकड़ के ले जाती तो कुछ भी हो सकता है। उसका ऐसा इंटेंशन था, ये उसके ये बोलने से मैसेज सामने आ रहा था। अब इसके बाद में क्या होता है, तो सबसे पहला संदेह यह होता है कि जो आदमी खुद सामने जाकर के महाकाल के मंदिर में या उज्जैन में सरेंडर करता है और वहां पे भागने की कोशिश नहीं करता है, वो वापस से भागने की कोशिश क्यों करेगा? पॉइंट, मेरा पहला ऐसा पॉइंट है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में वो बताता है कि भाई मैंने 8 पुलिस वालों को मार दिया, ये चीजें मीडिया में आई थी, 8 पुलिस वालों को मार दिया और उनको जलाने का मेरा प्लानिंग था। कोऑपरेट भी करता है कि भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ले लो, मैं बताने के लिए रेडी हूं। तो पुलिस को आरोपी से क्या चाहिए, अपराधी से क्या चाहिए? उसका उनको कोऑपरेट करे कि भाई मैंने जो गलती की है वो मैंने काम किया हुआ है। फिर इसके बाद में क्या होता है, उज्जैन की, मध्य प्रदेश की पुलिस मजिस्ट्रेट में प्रोड्यूस नहीं करती है और पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले बोलते हैं इनको कानपुर ले जाएंगे और कानपुर ले जाकर के इसको वहां पे हम मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि 24 घंटे में प्रोड्यूस करना चाहिए। जबकि सुबह ही उसको पकड़ लिया था। पता नहीं कौन सा उनका प्लानिंग क्या रहा होगा, क्योंकि अगर सुबह उसको अरेस्ट करते 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, अब ये 6 बजे तक वहां पे पहुंचते मर्डर हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको लेके भी जाते तो 24 घंटे पहले पहुंच ही नहीं पाते थे, बट एनी वो अलग इशू है। अब इसके बाद में वो लेके जाते हैं, उसको लेके जाने के बाद आपकी मीडिया वाले उसके पीछे पीछे मतलब एक एक्ट जो विकास दुबे का रहता है मीडिया की आंखों के सामने रहता है। विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा है, जिसके साथ बैठा है, सारी चीजें विकास दुबे की आंखों के सामने रहती है, मीडिया के सामने रहती है। फिर क्या होता है कि कानपुर देहात में जब वो लोग इंटर करते हैं, मीडिया वालों को रोक दिया जाता है। मेरा सब दूसरा कारण यह है, मीडिया को आपने चेकिंग के नाम पे क्यों रोक दिया? और चेकिंग का कारण बताया कि कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। और चेक कहाँ कर रहे हैं? कोरोना डिक्की में छुपा हुआ है, डिक्की उठा के चेक कर रहे हैं। ठीक, वो अलग है, वो अपना पुलिस वाले उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मेरा बोलना यह है कि आज के समय में भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, उसको आप रोक देते हो। वहां पे सारे के सारे मीडिया वाले बेचारे वहां पे रुक जाते हैं, और जब सारी की सारी वहां पे गाड़ी पलट जाती है तो वो घटना हो जाती है, फिर मीडिया को छोड़ा जाता है। तो मेरा दूसरा कारण है कि मीडिया को उन्होंने रोक दिया। फिर इसके बाद में तीसरा कारण, जो आदमी सफारी में बैठा हुआ था, सफारी से उतर करके मीडिया के जो जहां पे मीडिया को रोकते हैं वहां से चेक पोस्ट बनाया हुआ है, वहां से आगे बढ़ने के बाद उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो आदमी क्या करता है कि वहां से जो भी वहां पे पुलिसकर्मी रहते हैं उनकी बंदूक निकालता है और भागने की कोशिश करता है, और भागने की कोशिश में उसको गोली मार देते हैं। अब मेरा तीसरा कारण यह आता है कि आपको तो पता होगा कि जो एसटीएफ के जो एटीएस या एसटीएफ, वहां पे एसटीएफ रहता है ना, जो भी वहां के एसटीएफ, जो एसटीएफ के ऑफिसर्स होते हैं, जो यूपी पुलिस के टॉप के वेल ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, उनको वहां पे भर्ती की जाती है। मेरा ऐसा मानना है। ऐसे 20 से 25 ऑफिसर्स एक अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं, इतनी उनके पास ट्रेनिंग नहीं रहती है कि एक अपराधी को जिंदा पकड़ लो। सुनिए, मुझे मेरे कारण बता ले, फिर इसके बाद आप बताइएगा। फिर इसके बाद में 20-25 जो ऑफिसर्स रहते हैं वो भागने की कोशिश करता है, उसको चिल्लाते हैं कि रुक जाओ, नहीं रुकता है, और उसको गोली मार देते हैं। गोली कहाँ मारते हैं? कमर में मारते हैं। ठीक है, निशाना चूक गया, कमर, वो पैर की जगह कमर में लग जाती है। कमर में गोली लग गई, फिर भी वो फायरिंग कर रहा है शायद। कमर में गोली लगने के बाद आदमी कितना भागेगा? लंगड़ा आदमी जिसका पहले से पैर में रॉड लगा हुआ है, और वो गिर जाता है, फिर उसके सीने में गोली मार दी जाती है। भागने वाले आदमी के सीने में गोली, कौन सी नई विधा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीखी, वो तो समझ से परे है। तो मेरा तीसरा कारण यह है कि इतनी वेल ट्रेंड पुलिस एक अपराधी को जिंदा क्यों नहीं पकड़ पाती? ये मेरा तीसरा कारण है। और फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले से पता था कि विकास दुबे के जितने भी साथी हैं वो बंदूक निकाल के भागने में माहिर हैं। इसके पहले भी 2-3 लोग भाग चुके थे। तो इन्होंने वो उस चीज को ध्यान में क्यों नहीं रखा कि साहब इसके और साथीदार भाग सकते हैं, ये भी भागेगा, तो इसलिए हम इसको भी संभाल के रखें। लेकिन उससे भी इन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली, और उन्होंने
उसको भागने का मौका दिया और फाइनली उसका एनकाउंटर हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के बेसिस पे हमने अपनी ये चिट्ठी लिखी थी। 2 पॉइंट आपने कहा कि एक तो पहले वो जो वीडियोज आए हैं जिसमें वो टोल प्लाजा पे सफारी में जा रहा होता है, उसके बाद फिर टीयूबी हो जाती है। हम सभी जानते हैं जब इस तरह से दुर्दांत अपराधी को ले जाया जाता है, सुरक्षा कारणों में भी कई बार गाड़ियां की अदले बदली की जाती रहती हैं, इस गाड़ी से उस गाड़ी, उस गाड़ी से। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश तक नोएडा एक इनोवा आती है साथ में, फिर ये तमाम चीजें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी किए जाते हैं। दूसरी बात, पुलिस ने कहा है कि जो पुलिस का स्टेटमेंट है कि हमने पहले आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की है, हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि उसको मार दिया जाए, लेकिन क्योंकि गाड़ी पलट गई और गाड़ी पलटने के बाद वो भागने की कोशिश किया। और ये भी तो हो सकता है ना कि कानपुर में आने के बाद वही विकास दुबे को लगा, अरे अब तो अपना एरिया है, अपनी चीजें अपनी जगह है, अपना सब कुछ अपनी कैफियत है, अब तो भागा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी गांव में चले जाएंगे और बता देंगे कि विकास दुबे कानपुर, तो कौन गांव वाला संरक्षण नहीं देगा। और ऐसी स्थिति में अगर पुलिस आत्मसुरक्षा में गोली चलाती है तो कैसे गलत हो जाती है, अगर पुलिस उसको जाने देती तब भी गलत रहती। तो पुलिस तो हर तरफ से घिर गई थी ना, कि पुलिस को तो किसी न किसी तरह से जवाब देता। और पुलिस का कहना है कि हमने मारने की कोशिश नहीं की थी, अगर मारने की कोशिश की होती तो और भी शूट हो सकते थे, हमने उसको घायल करने की हमारा इंटेंशन था। और उसके बाद उसने उन लोगों ने अस्पताल भी ले गए। तो ऐसे में तो पुलिस तो चारों तरफ से घिरी है, तो पुलिस का तर्क आप लोग क्यों नहीं मतलब उस पर सहमत हो रहे हैं कि वो भाग भी सकता था ऐसी स्थिति में? कानपुर में अपना इलाका है और अपने इलाके में तो सभी जानते हैं कि विकास दुबे क्या कर सकता है। सही, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो आपने बोला कि ये सही बात है, सिक्योरिटी रीजन से एक्यूज को व्हीकल में दूसरे व्हीकल में शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस जिस गाड़ी में इनको हैंडओवर करती है, पूरी रात में कोई थ्रेट नहीं रहती या कोई ऐसी उनकी चेंजिंग नहीं होती है। एकाएक सिर्फ जो मीडिया से हटने के बाद ही उनको चेंज करने का इनका प्लानिंग क्यों होता है, इस पर सवाल तो खड़ा होता है। मेरा इसमें तर्क यही है कि एकाएक पूरी रात में नहीं चेंज किया, बट इन्होंने सुबह में 15 मिनट की एनकाउंटर के 15 मिनट के गैप में चेंज क्यों किया, मेरा इसमें जवाब मेरा यही होगा। दूसरा, आपने बोला कि उन्होंने, क्योंकि नियम भी यही है कि अगर कोई भी अपराधी भागने की कोशिश करता है तो उसको बोला जाता है, उसको वार्निंग दी जाती है, अगर तुम भागोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो भागे, फिर भी वो भागा। लंगड़ा आदमी पीटी ऊषा हो गया वहां पे, और उसने भागने की कोशिश की, गोली मार दिया। गोली अच्छी बात है, कहाँ मारा? कमर में मारा। कमर में गोली मारने के बाद भाई इतना बहादुर, तो इतना मोटा, मतलब तंदुरुस्त आदमी, जान पे भी आ गई, कितना भागेगा, कितना भागेगा पुलिस वाले। और सबसे बड़ी बात, वहां पे लोकल पुलिस भी आ गई थी। अगर 20-25 ये थे तो कम से कम 20-25 लोकल पुलिस भी पहुंच गई थी। इतने पुलिस वाले होने के बाद भी एक आदमी गांव में जाकर छुप सकता था? मुझे तो असंभव लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, और जो कि मतलब उनको इतनी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं कि अपराधी भागता है तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे घेराबंदी करना चाहिए। एक पिस्तौल में कितनी गोलियां, कितना फायर करेगा वो, लेकिन मारा कहाँ गोली? कमर में मारा। कमर में गोली मारने के बाद मुझे तो भरोसा नहीं कि आदमी भाग सकता है। अगर इतना भी बहादुर है, कितना दूर भागेगा? क्योंकि मृत्यु का कारण उसके लिखा हुआ है पोस्टमार्टम में, मैंने आप जैसे लोगों की रिपोर्ट से ही पढ़ा कि ज्यादा खून बह जाने से हुआ है। तो खून बह, तो ऐसी सिचुएशन में संदेह तो होता ही है। मैं पुलिस वालों की बहादुरी में मुझे कोई संदेह नहीं, बहुत बहादुर है, लेकिन उनके मन में छुपा हुआ रोष भी मुझे सही लगता है कि दुख तो होता है कि किसी के भाई बंधु को, किसी के सहकर्मी को, किसी के अधिकारी को ऐसे अपराधी अगर मार दिए जाए तो उनका ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज होती है, और कानून व्यवस्था अगर, मुझे देखिए, आपने बोला ना कि दो मत हो गए हैं आज के समय में। एक मत बोलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और मैं भी मानता हूं, मैं भी उस मत का पक्षधर हूं, लेकिन मेरी भी एक जिम्मेदारी होती है, हमारी भी और आपकी, आप भी मीडिया वाले, आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, सच को सामने लाइए। क्या ऐसे अपराधी को सजा दे, एक मैसेज समाज में नहीं देना चाहिए? उसको एनकाउंटर नहीं करके हम 6 महीने उसको फांसी पे लटकवा देते, भले। अरे न्यायिक व्यवस्था है कहाँ इतनी मजबूत? जी, यही चीज है। आपने एक मैसेज और डाला, आपने नहीं, पुलिस वालों ने एक मैसेज और यहाँ पे दिया, जनता को यह बताया कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था सही नहीं है। जनता को ये भरोसा और बढ़ा रहे हो आप।
न्यायिक व्यवस्था या उससे नहीं है कि न्याय में हमारा न्यायिक प्रणाली बहुत कमजोर है या हमारे यहाँ सजा नहीं मिलती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि विकास दुबे का जो इतिहास रहा है उसमें वो कई बार छूट चुका है। हम उस पर नहीं जाते हैं, वो दूसरा प्रक्रिया है। मैं एक छोटा सवाल, जो आप कह रहे हैं कि एक तो कमर के नीचे बुलेट लगी है, जब भी इस तरह की क्रॉस फायरिंग होती है तो पुलिस पास इतना समय नहीं होता है कि वो तहकीकात कर ले कि बुलेट लगी गई है और तुरंत, या तो खून बहता है, ऐसा भी नहीं है कि पानी तुरंत बहने लगा और सब कुछ क्लियर हो जाए। दूसरी चीज, हो सकता है कि पुलिस, क्योंकि वो कानपुर का इलाका है और वो अगर क्रॉस फायरिंग कर रहा है विकास दुबे, ऐसी स्थिति में हो सकता है उसको लगा कि हमारे आसपास के लोग गुर्गे, क्योंकि सबको पता है कि वो अगर रोड से आ रहा है तो वो रोड में कौन कौन से टोल प्लाजा हैं, कौन कौन सी जगह हैं, तो हो सकता है उसके दिमाग में ये रहा हो कि उसके अपने कुछ पुराने साथी उसको इस तरह से टेक ओवर कर। तो पुलिस के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर इसको शूट नहीं करेंगे या ऐसी स्थिति नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि इसको कवर फायरिंग के लिए भी इसके कुछ लोग जुट जाएं और ऐसी स्थिति में भाग निकले। हाँ, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। विकास दुबे का जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, आपने देखा होगा, मैंने तो सिर्फ आप जैसे लोग जो दिखाते हैं उसी में देखा मैंने, खेत है और लंबा चौड़ा खेत है, दूर दूर तक खेत है। और आपको तो अच्छे से पता होगा, एक पिस्टल की रेंज ज्यादा दूर तक नहीं होती। एक अच्छा खासा घेरा बना लेते थे, उस घेरे के बाहर उसको नहीं जाने देते थे। दूर दूर से अगर घेरा पुलिस, क्योंकि पुलिस वाले इतने थे कि इतने घेरे में बना करके उसको भागने तो नहीं दे सकते थे, मेरा ऐसा सोचना है। अब क्योंकि खेतों में, अगर वो खेतों में भाग रहा है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना करके उस डिस्टेंस में उसको फॉलो करते, पहली चीज तो उससे कम से कम उसको सीने में गोली मारने से बच सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाते थे। तो मेरा ऐसा बोलना है। दूसरी चीज, इसके जो गुर्गे हैं या इसके जो जोड़ीदार हैं या इसके साथी हैं, उनको सपना आया था कि क्या यहीं पे इसका एनकाउंटर होने वाला है या यहीं पे ये गिरने वाला है या यहाँ पे गाड़ी गिरने वाली। उनको क्या पता है? उनको तो पता है कि लेके आएंगे उसको, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, फिर इसके बाद कोर्ट में ले जाएंगे। उनको क्या पता था? लेकिन उनको ये तो पता था ना कि टोल प्लाजा पड़ता है और कानपुर में फिर एंट्री होती है, इस टोल प्लाजे पे गाड़ी धीमे जरूर होगी, इसके बाद फिर स्थितियां कुछ होंगी, ये तो पता ही था जब सड़क मार्ग से वो आ रहे थे। जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। टोल प्लाजा से कम 5-6 किलोमीटर, 4-5-6 किलोमीटर तो पकड़ के रखिए आप, उतना दूर था। और इसके पहले भी बहुत सारे टोल प्लाजा पड़े थे। क्यों वो दूर? क्योंकि कानपुर में तो कानपुर की पुलिस का ज्यादा आ जाएगी, बाकी जगह क्यों नहीं हो गए? और उनको भी डर था ना। आज के समय में जब ये सबको पता है कि पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस हमारे खिलाफ हो गई है, कौन अपनी जान देना चाहेगा सर? ये सिचुएशन में कितना उसका कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे के सारे उसके जो भी जोड़ीदार थे सारे के सारे तो भाग रहे थे। कहाँ से नया जोड़ीदार लेके आएगा? कहाँ से वो कांटेक्ट करेगा? अगर ऐसा कुछ होता था वो सरेंडर क्यों करता था? तो ये कहानी बोलना कि उसके साथी वहां पे आ जाते थे, हजम नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसा होता उसके साथी उसको सपोर्ट कर सकते थे तो वो क्यों भागता ही, वो अपने साथियों के साथ कहीं अंडरग्राउंड हो जाता था। तो ये कहानी थोड़ी सी समझ में नहीं आती। और इसके लिए मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पुलिस वाले अगर चाहते तो उसको पूरा का पूरा सर्कल बना लेते थे और सर्कल से बाहर उसको नहीं ले जा पाते थे। गाड़ी का तो आपने देखा ही है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वाइपर चलता रहता है, वाइपर साला बंद नहीं होता वहां पे। समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी और हाईवे पे इतनी तेजी से गाड़ियां चल रही है या धीरे से गाड़ियां चल रही हैं। आपको तो अनुमान लग गया होगा कि अगर कोई गाड़ी पलटती है, एक लंगड़ा आदमी उस गाड़ी से बाहर निकलने के लिए पुलिस से बंदूक निकालता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और भाग निकलता है, तब तक पीछे वाली गाड़ी वाले वहां पे पहुंच के उसको रोक नहीं पाते। ये तो थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि गाड़ी से निकलने में मुश्किल हो जाएगा। उसको चोट लगी कि नहीं लगी वो तो मैंने नहीं देखा पोस्टमार्टम में क्या आया है कि गाड़ी में गिरने पे चोट तो लगी होगी ना, वो भी उसके, क्योंकि वो भी तो घायल हुआ होगा। घायल होने के बाद वो बाहर कैसे निकलेगा? तो कुछ संदेह तो है ही है, अंजाम सही है लेकिन तरीका मेरे हिसाब से गलत है। तरीका गलत है। एक आखिरी प्रश्न जो सोशल मीडिया पे खासकर आप जैसे लोगों से जो पूछा जा रहा है, खासकर वकील वर्ग से, कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को तुरंत वकील मिल जाते हैं, उनके लिए याचिका तुरंत दायर हो जाती है, देर रात हाई कोर्ट खुल जाता है, देर रात सुप्रीम कोर्ट को भी खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। लेकिन 8 पुलिस वाले जब शहीद हुए तो उनकी तरफ से कोई याचिका दायर नहीं हो पाती किसी प्राइवेट वकील की तरफ से। जब एक आम आदमी इस तरह से इन लोगों का शिकार होता है तो उसको अदालतों में वकील नहीं मिल पाते हैं। इस पे क्या कहना है आप लोगों का? क्या ये एक कमजोर कड़ी हो जाती है आप लोगों की तरफ से? जी नहीं, कमजोर कड़ी एकदम नहीं होती। सबसे पहले 8 पुलिस वाले जो बेचारे मारे गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण है वो।
उन 8 पुलिस वाले विक्टिम थे, नो डाउट वो विक्टिम थे, उनके साथ बहुत ही, क्योंकि उनको मरवाने में उनके साथी इन्वॉल्व थे। लेकिन सवाल है 8 लोगों को जो मारे गए हैं पुलिस वाले, उसमें क्या कौन सी पिटीशन फाइल करनी चाहिए? क्या कोई भी आदमी अगर 8 पुलिस वाले मारे गए हैं तो पिटीशन क्या फाइल की है? यही फाइल की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में रावण राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराधी बहुत कुछ भी कर सकते हैं, यही पिटीशन फाइल करनी चाहिए ना। तो वही सिचुएशन तो हो रही है, वही तो चीज अभी भी मांगी जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का कि अगर 8 पुलिस वाले मारे गए हैं तो सिस्टम का फेलियर है ना सर, उस सिस्टम में है। पुलिस वाले उत्तर प्रदेश सरकार का एक हिस्सा है। अगर सरकार अपने पुलिस वाले खुद को नहीं बचा पा रहे हैं, क्यों नहीं बचा पा रहे? क्योंकि उनके साथी उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें वकील लोग या कोई भी लोग इसमें क्या उनकी मदद करेंगे, कोई क्या पिटीशन फाइल करेंगे, क्या मांग रखेंगे? आप एक सजेस्ट करिए कि अगर 8 पुलिस वाले मारे जाते तो उनके मारे जाने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई भी मेरे जैसा वकील या कोई भी वकील क्या पिटीशन फाइल करता कि साहब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था चरमरा गई है, इनकी मदद करिए। वो तो वही पॉइंट आउट होता ना कि जो अब पॉइंट आउट हो रहा है, क्योंकि 8 पुलिस वालों का मारा जाना उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं निष्फलता तो इंडिकेट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा लॉस है उत्तर प्रदेश सरकार का। जबकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि कम से कम क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, आज के समय में मेरे पर्सनल अनुभव में 44-45 साल का हो गया हूँ, सबसे बढ़िया तो मैंने कुछ 20-25 साल पहले देखा था या अब देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कम से कम न्याय व्यवस्था अच्छी हो रही थी, सुरक्षा अच्छी मिल रही थी लोगों को। लेकिन ये जो विकास दुबे जैसे दुर्दांत हत्यारे, जिनको पहले से लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया हुआ है, वो लोग हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए नासुर बने हुए हैं और इन लोगों का उचित तरीके से खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अटल दुबे, जिनका कहना है कि जो भी स्क्रिप्ट या जो कुछ बताया जा रहा है उस पर एक शक जाहिर होता है, क्योंकि कई को इंसिडेंट एक साथ एक घटना के साथ नहीं घटित हो सकते। चाहे वो गाड़ी पलटना हो, फिर चाहे वो बंदूक निकालना हो, बंदूक निकाल के भागना हो, तमाम सवाल हैं। आने वाले समय में इसको लेकर तमाम याचिकाएं दायर की जा रही हैं। आपके लेटर को भी अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है और उसको फिर पिटीशन में कन्वर्ट करता है तो उस पर भी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद कुछ चीजें पता चलेंगी। हालांकि जुडिशियल इंक्वायरी, किसी भी एनकाउंटर की हम सभी जानते हैं जो अगली प्रक्रिया होती है वो जुडिशियल इंक्वायरी होती है, लेकिन अब उसमें क्या कुछ निकल कर आता है सामने। लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर या फिर मर्डर हुआ है ये उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल बहुत हैं और ये सवाल हमेशा बने रहेंगे जब तक इन सवालों के जवाब आकर सरकार, पुलिस ठीक से या लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाती। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे TNNonline.in। नमस्कार।